आइए सबसे पहले हम आपको एक सूचना दे दें कि डॉक्टर मुखर्जी पीजी हॉस्पिटल अब पीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है, जहां एक ही छत के नीचे हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट एवं 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, एक्सरे, पैथोलॉजी एवं मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में जो आई हुई हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवनी अग्रवाल जी, जो एमएस हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन विशेषज्ञ हैं। आपने हाई रिस्क प्रेगनेंसी में एक्सपर्ट हैं। ये पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, ट्यूबल रिकैनलाइजेशन एवं वीबीएसी यानी कि वेजाइनल बर्थ आफ्टर सीजेरियन। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू रचना जी फॉर दिस एब्सोल्युटली वंडरफुल वेलकम। थैंक यू। ओके, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि डॉक्टर बनना आपका सपना था? क्या आप शुरू से ही डॉक्टर ही बनना चाहती थी? तो रचना, ऐसा है कि शुरुआत से मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहा है। बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और 10th के बाद फिर मैंने इसी को आगे परस्यू करने का सोचा। जी। मैंने नीट यूजी क्लियर किया, उसके बाद एमबीबीएस बेलगाम से किया, उसके बाद फिर अगेन नीट पीजी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, फिर मैंने एमएस पुणे से किया जहां मुझे गोल्ड मेडल मिला। ओके, तो पुणे और जबलपुर में आपको क्या डिफरेंस लगता है? पुणे और जबलपुर में बेसिकली ये अंतर है कि जब पुणे के लोग ज़्यादा जागरूक हैं, वो अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा अवेयर हैं, वो ज़्यादा सिंसियरिटी से अपने हेल्थ चेकअप्स को लेते हैं और वो पीरियोडिक फॉलोअप के लिए आते हैं। ओके। ये बताइए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है? क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इसमें? हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर कई सारी प्रेगनेंसीज आती हैं। सबसे पहले जो आजकल सबसे ज़्यादा बढ़ रही है वो है एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा, या 35 से एज के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करना। उसके अलावा अदर रिस्क जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी, जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से कंसीव हुए हों वो, जो डायबिटिक हों पेशेंट्स वो, जिनका बीपी का प्रॉब्लम है, या जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी जो कुछ ना कुछ ऐसे हाई रिस्क फैक्टर्स डेवलप कर लेते हैं, वही हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के अंदर आते हैं। ओके। और प्रिकॉशन की बात कहें तो जी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक अपने आप में एक स्पेशल एंटिटी है। इन पेशेंट्स को एक ऐसा हॉस्पिटल चूज करना चाहिए जहाँ पे उनको एक साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, जी। जहाँ पे उनके क्रिटिकल केसेस को मैनेज कर सके, और इसलिए हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को एक एक्सपर्ट को ही हैंडल करना चाहिए। जी। जी। एक और टर्म हम सुनते हैं, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी। ये क्या है और क्या ये आपस में कहीं रिलेट करते हैं? पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जी। ये एक बहुत सारी बीमारियों का एक कलेक्टिव टर्म है, जिसमें बेसिकली अंडाशय में छोटी छोटी गिठानें बन जाती हैं, और जो अंडाशय का मेन काम होता है जो कि ओव्यूलेशन, और वो नहीं हो पाता टाइम से। और पीसीओएस में कई सारी अलग भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि चेहरे पे बाल आना, ओके। आवाज हार्श हो जाना, बालों का झड़ना, अनियमित पीरियड तो है ही, जी। उसके जी। अलावा वेट गेन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पीसीओएस के अंडर ही आती हैं। और पीसीओएस के जो पेशेंट्स हम देखते हैं वो प्रोन होते हैं आगे की लाइफ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनफैक्ट एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए भी वो ओके। ज़्यादा प्रोन होते हैं। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पीसीओएस और इनफर्टिलिटी। पीसीओएस के ही पेशेंट्स आगे जाके इनफर्टिलिटी का रूप ले लेते हैं, ओके। बिकॉज जो मेन ओव्यूलेशन जो हमको चाहिए होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, वो पीसीओएस के पेशेंट्स में नहीं होता है। अच्छा। हम्म। ये बताइए कि यंग गर्ल्स इससे कैसे बच सकती हैं? पीसीओएस हमने जनरली देखा है कि जैसे ही पेशेंट्स प्यूबर्टी के बाद पेशेंट्स को पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तभी से उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं। इसका सबसे मेन रीजन मैं कहूँगी कि वो है वेट गेन, एक्सरसाइज ना करना, पुअर लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। इन सब चीज़ों के कारण हमने देखा है यंग गर्ल्स में ही पीसीओएस आ जाता है और फिर ये आगे इनफर्टिलिटी का रूप ले लेता है। जी। इसका बेसिक कैसे बच सकते हैं वो यही है
लड़कियों को एक्सरसाइज की तरफ, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ और प्रॉपर लाइफ स्टाइल है, हेल्दी डाइट, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा सतर्क और मतलब उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए इन चीज़ों को। जी। अ, और भी क्या रीजंस है आजकल ये केस बढ़ क्यों रहे हैं? बैड हैबिट्स मतलब अगर हम बोलेंगे तो ईटिंग हैबिट्स लोगों के बहुत खराब हो गए हैं। जी। ब्रेकफास्ट स्किप करना, जी। फिर लंच कम खाना एंड देन फाइनली डिनर हैवी लेना। हैवी और सो लेट लेना। लेट लेना, जी। एग्जैक्टली। एक्सरसाइजेज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पीपल हैव अडॉप्टेड टुवर्ड्स अ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। आजकल करियर के लिए लोग ज़्यादा सीरियस हो गए हैं और अपनी हेल्थ को उन्होंने बैक स्टेप ले रखा है। जी। इसीलिए हमने देखा है कि पीसीओएस के कारण इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं। ओके। ट्यूबल रिकैनलाइजेशन क्या है? ट्यूबल रिकैनलाइजेशन एक टाइप का प्रोसीजर है जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, मैंने पुणे से इसमें एक्सपर्टीज ली है। जी। इसमें क्या होता है कि जो जिन लोगों का टीटी हो जाता है या ट्यूबेक्टमी का ऑपरेशन हो जाता है और उसके बाद किसी रीजन से वो वापस कंसीव करना चाहते हैं, तो वो ट्यूब्स ओपन करने वाला एक ऑपरेशन होता है। ओ, इसके बाद भी हमने देखा है 25 से अराउंड 30% तक चांसेस रहते हैं कि अगर उनके ट्यूब्स ओपन हो जाते हैं ड्यू टू सर्जरी के द्वारा, जी। तो वो कंसीव कर पाते हैं। जी। जबलपुर में इतने गायनिक हैं, आपका क्या यूनिक विजन है? क्या नया आप जबलपुर के लिए करना चाहते हैं? जबलपुर में एक मैं कुछ डिफरेंसेस देखती हूँ, लोगों में थोड़ा सा डर है टुवर्ड्स हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। जबलपुर में नॉर्मल डिलीवरीज के लिए थोड़ा सा एक बैक स्टेप है। जी। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो उनका सिजेरियन ही होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीइंग मतलब अब मैं यहाँ जबलपुर में 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, जी। मैंने काफ़ी नॉर्मल डिलीवरीज कराई हैं, लोगों को मोटिवेट किया है। मेरे वेरी वेल एजुकेटेड पेशेंट्स फ्रॉम मतलब कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़े हुए पेशेंट्स भी बहुत इजीली नॉर्मल डिलीवरी को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग फॉरवर्डेड। दूसरा, जबलपुर में एक फियर है कि टुवर्ड्स डॉक्टर्स कि हम मतलब दे आर नॉट वेरी, दे डोंट मतलब बहुत इजीली बात नहीं कर पाते डॉक्टर से। तो अगेन मैं इसको ब्रेक करना चाहूंगी एंड आई वांट टू बी बिकम लाइक मैं उनके लिए अवेलेबल रहूं, अप्रोचेबल रहूं और साथ ही साथ अफोर्डेबल भी रहूं। तो ये मेरा एक अलग से विजन है जबलपुर वासियों के लिए। बिल्कुल। अक्सर ये देखा गया है कि अगर फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन होती है, तो अक्सर सलाह दी जाती है कि अब से जितने भी आप जितनी बार कंसीव करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी बार, तो वो सारी सिजेरियन होंगी। तो कितना मिथ है, कितना सच वीबैक या वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, इसका मतलब ये है कि सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के फर्स्ट सिजेरियन के गैप के बाद अगर पेशेंट चाहें तो वो बहुत अच्छा ट्रायल दे सकते हैं। और हम जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में अप टू 90% चांस होता है एक लेडी का नॉर्मल डिलीवरी होने का। इसी तरह से सिजेरियन के बाद अप टू 70% चांसेस होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। ओके। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक ओवरऑल एक पूरा मतलब 9 मंथ्स की एक जर्नी होती है जो पेशेंट आपके साथ चलता है। हम उसको स्टार्टिंग से एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन का, उसके बीमारियों का ध्यान रखना, अगर वो अनीमिक है तो उसको करेक्ट करना, उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करना, उसके बाद उसको एडिक्वेट एक्सरसाइज बताना, उसको डाइट बताना, ताकि वो एंड में आके पूरी एक प्रिपेयर्ड हो अपने आप के लिए फिजिकली एंड मेंटली बोथ। बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट जस्ट द फिजिकल थिंग, इट इज अ मेंटल थिंग ऑल्सो। यू हैव टू बी पेशेंट, पेशेंट को धैर्य शो करना पड़ता है। बिकॉज सिजेरियन तो ऐसा है कि आप गए और 15 मिनट में बेबी हो गया, बट नॉर्मल डिलीवरी में हम 12 आवर्स 24 आवर्स तक वेट करते हैं और उसको फेयर ट्रायल देने के बाद ही फिर हमें नॉर्मल डिलीवरी का रिजल्ट मिलता है। सो यस, डेफिनेटली। जी। अभी जैसे हमने बात की कि अगर फर्स्ट सिजेरियन हुआ है आपका, तो सेकंड नॉर्मल हो सकता है, उसमें 30% चांसेस हैं कि कहीं रिस्क है, तो क्या रिस्क 30% चांसेस रिस्क नहीं मैं बोलूंगी, 30% चांसेस है फेलियर होने है? का। जी। और जो वी बैक है ना, वो हमें हमेशा ऐसे सेंटर में मतलब ट्रायल देना चाहिए जहाँ पे मॉनिटरिंग पेशेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि लोगों को ऐसा लगता है कि सीजर के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो टाँकों में
खिंचाव हो बच्चेदान, हाँ, सकता है। खिंचाव या फट जी, जाएगी जी। ऐसे करके, पर ऐसा नहीं है। टाँकों पे बच्चेदानी फटने से पहले पेशेंट आपको बहुत अच्छे से कुछ साइन्स बताता है, जो अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट उस तरफ जा रहा है, तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी को स्टॉप करके हम सिज़ेरियन की तरफ जाते हैं। तो एक अच्छे सेंटर में वीबैक अटेम्प्ट करना चाहिए, जहाँ पे नॉर्मल के साथ सिज़ेरियन की फैसिलिटी, इमीडिएटली सिज़ेरियन की फैसिलिटी अवेलेबल हो। बिल्कुल, बिल्कुल। गर्भ निरोधक गोलियाँ कितनी सेफ? गर्भ निरोधक गोलियाँ जो रहती हैं, आजकल हमने देखा है कि ओवर द काउंटर लेडीज़ को मिल जाती हैं, उनके हस्बैंड उनको लाके दे देते हैं। ना उनको ये पता होता है कि वो कब लेनी चाहिए, ना उनको ये पता होता है कि वो जब वो बेबी को फीड करा रही हैं तो क्या वो सेफ हैं, ना उनको ये पता होता है कि वो कितने टाइम तक लेनी चाहिए। गर्भ निरोधक गोलियाँ डेफ़िनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, बट इसको जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है, सालों-साल तक लोग लेते हैं और फाइनली दीज आर हार्मोनल पिल्स, ये हार्मोन की दवाइयाँ हैं, जी। इनको अपने गायनेक के सुपरविजन में ही लेना चाहिए और इनको एक टाइम के बाद, जैसे कि बोले 3 टू 6 मंथ्स बाद एक ब्रेक देना बहुत ज़रूरी होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियाँ डेफ़िनेटली आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। जी, क्या ये पिल्स इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर इनफर्टिलिटी के लिए डायरेक्टली तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट हाँ, अगर जैसे कि हमने देखा है कि वो सालों-साल 2-2, 3-3, 5-5 साल ले रहे हैं और वो ट्राई भी दे कर रहे हैं, दे मतलब दे वांट टू कंसीव और उसके बाद भी वो दवाइयाँ ले रहे हैं। इन केसेज़ में डेफ़िनेटली, तो अगर आप गर्भ निरोधक गोलियाँ लोगे तो कैसे कंसीव करोगे? बिल्कुल। ऑल्सो आपको एक टाइम बाद इनको स्टॉप करना चाहिए, इनको ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। जी। महिलाओं की और भी जो समस्याएँ होती हैं, आप उनके बारे में भी ज़रूर हमें बताएँ। जैसे पीरियड्स को लेकर अक्सर महिलाओं में समस्याएँ होती हैं, तो कभी-कभी काफ़ी हेवी ब्लीडिंग होती है, उसके क्या रीज़न्स हैं? हेवी ब्लीडिंग, ये पेशेंट की क्या एज है इस पे डिपेंड करता है, पर जनरली जो हेवी ब्लीडिंग हम देखते हैं, वो हम जनरली 40-45 की एज के बाद देखते हैं। उसके कुछ अपने कॉजेज़, उसके कुछ अपने कारण होते हैं। जी। यूट्रस में स्वेलिंग होना, या जिसको एडिनोमायोटिक यूट्रस बोलते हैं, यूट्रस में गिठान होना, या जिसको फाइब्रॉइड बोलते हैं, या आपको कोई ओवेरियन सिस्ट होना, या सर्विक्स में कोई पॉलिप होना, कई सारे रीज़न्स हैं। तो आपको डेफ़िनेटली, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 1 आध महीने से कंटिन्यूअसली ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, तो फ़ील फ्री कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एडिक्वेट टेस्ट होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सोनोग्राफ़ी होती है, जी। वो सोनोग्राफ़ी कराएँ और जो आपको बीमारी है उसको टू द पॉइंट का ट्रीटमेंट लें। लोग, हमने जबलपुर में देखा है, वो लोग इन चीज़ों से डरते हैं। कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर के यहाँ जाएँगे तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। हुँ, ऐसा जी। नहीं है, सिर्फ़ जो जो भी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के केसेज़ रहते हैं, उनमें से सिर्फ़ 10 से 15% लोगों को ही हिस्टेरेक्टमी या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी कई सारी चीज़ें सिर्फ़ दवाइयों से मैनेज हो जाती हैं। पर इसके लिए सबसे ज़रूरी है पेशेंट्स को डॉक्टर के पास टाइमली जाना। जी। और जो एक समस्या है महिलाओं की मेनोपॉज़, हुँ। उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मेनोपॉज़ एक समस्या नहीं है, ये एक ट्रांज़िशन है। जी। मतलब इंसान 50 के बाद अपना एक ट्रांज़िट हो रहा है, जिसमें उसकी ओवरीज़ एट्रोफ़ी अपना काम करना बंद कर देती हैं, वो उसके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं और जो उसके ओवरीज़ का जो फ़ंक्शन था, जो हॉर्मोन्स वो रिलीज़ करते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो बॉडी में कम हो जाता है। मेनोपॉज़ की महिलाओं को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली इस टाइम पे एक्सरसाइज का रोल बहुत ज़्यादा है। मेनोपॉज़ल वुमेन्स अगर एक्सरसाइज करती रहेंगी, तो उनका फिटनेस लेवल रहेगा, उनको इन हार्मोन्स की वजह से, मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी के कारण जी। जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो कि हड्डियों का गलना, जिसको अपन सबसे ज़्यादा या ऑस्टियोपोरोसिस जी। बोलते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन कम होता है, उनकी मसल स्ट्रेंथ बनती है। एंड अगर वो एडिक्वेट सप्लीमेंट्स लें, 2 सप्लीमेंट का इधर मैं मेंशन करना जी। चाहूँगी। नंबर 1 है कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ई। ये जी। तीनों का ही सप्लीमेंट्स अगर वो रेगुलरली लेती हैं, तो फिर उनको आगे के कॉम्प्लिकेशंस या जो मेनोपॉज़ में दिक्कतें होती हैं, वो कम आती हैं। जी। एक और समस्या महिलाओं की है व्हाइट डिस्चार्ज को लेकर, तो वो होता क्यों है? व्हाइट डिस्चार्ज बेसिकली इट इज़ अ साइन है वो, कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है ना? इन्फेक्शन आपको वजाइना का भी हो सकता है, आपको सर्विक्स का भी हो सकता है। इसके लिए अगेन आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, एक एडिक्वेट चेकअप होता है।
इसमें एक टेस्ट का मैं बेसिकली मेंशन करना चाहूँगी, पैप्समियर। पैप्समियर या जो सर्विक्स की जांच होती है, बच्चेदानी के मुंह की जांच होती है, ये टाइमली 3 साल में एक बार हर फीमेल को जो भी सेक्सुअली एक्टिव है उनको करानी चाहिए। बिकॉज इससे हमको ये पता चलता है कि सर्विक्स में कोई लीजन या प्री कैंसरस लीजन तो नहीं बन रहा है। और सर्विक्स के कैंसर की आजकल वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, तो उनको आप टाइमली ले सकते हैं। ओके, तो क्या इसके भी कई टाइप्स होते हैं वाइट डिस्चार्ज के? वाइट कहाँ डिस्चार्ज कब के ये बहुत डेंजरस हो जाता है? और क्योंकि अक्सर सुनने में आया है कि ये तो नॉर्मल है, घर में महिलाएं वाइट में। डिस्चार्ज स्पेशली मैं यहाँ मेंशन करूंगी, मेनोपॉजल विमेन में वाइट डिस्चार्ज इज अ सीरियस थिंग। इसको उन लेडीज को जिनको मेनोपॉज आ चुका है और उसके बाद अगर उनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो उनको फौरन अपने गायनेक को दिखाना जी। चाहिए। बिकॉज ये एक साइन है अर्ली मतलब सर्वाइकल कैंसर का। और वाइट डिस्चार्ज अगर मतलब नॉन स्मेलिंग, मतलब अगर उसमें कुछ भी गंदा स्मेल नहीं है, तभी वो वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है। अदरवाइज एज सच ऐसे वाइट डिस्चार्ज इज नॉट नॉर्मल। ओके, तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फाइनली मैं संस्कार धानी वालों से यही कहूंगी कि आप एक भय नहीं रखें, डॉक्टर्स फ्रेंडली हैं, आप उनको अप्रोच करें। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी समस्या में हैं, आप किसी तकलीफ में हैं, प्लीज विजिट अ डॉक्टर जो आपको कंसल्ट दे और जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुने। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के थैंक यू। लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये थी डॉक्टर अवनी अग्रवाल जी, जिन्होंने महिलाओं की समस्याओं पर और साथ ही प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी डिटेल में हमसे बातचीत की, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। थैंक यू।